Good afternoon, students. It's me Atul Ashish. As you know that nowadays you are studying second chapter of history, socialism in Russia, and for your convenience, I'm trying to prepare a video for you so that whatever you have studied yet, you could revise it, and those who didn't join class in the previous days, they could also get benefit of it. So as you know, the name of the chapter, it's socialism. As I told to you earlier, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, सोशलिज़म के बारे में हम पढ़ेंगे that how did it introduce in Europe and how did it later on reached to different parts of the world. हमने पुराने चैप्टर के अंदर पढ़ा था फ्रांस के बारे में कि कैसे फ्रांस के अंदर एक रिपब्लिक सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम वहाँ आया था, और उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि क्यों हम जो है सोशलिज़म के टर्म को फ्रांस से जाने, क्योंकि इसकी शुरुआत जो थी वो फ्रांस से ही हुई थी. अब यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है इसके बारे में कि सोशलिज़म जो है उसको डिफ़ाइन कर पाना जो है वो मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम ऐसा मान सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर की रूलिंग अथॉरिटी जो है वो कॉमन लोगों के हाथों में होती है, जनता के हाथों में होती है, और जनता जो है वो चीज़ों को मतलब एक इक्वलिटी लेकर आती है, यानी कि कैपिटलिज़म का विरोध होता है. कैपिटलिज़म क्या होता है? कैपिटलिज़म ये भी मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर कि एक ऐसा माइंडसेट या फिर अप्रोच जिसके अंदर जो धनी लोग हैं, जो पूंजीवादी लोग हैं, जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, वो लोग चीज़ों को अपने नियंत्रण में रखते हैं और वो सोसाइटी को अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग ऑपरेट करते हैं. जबकि सोशलिज़म जो है वो इसके जस्ट अपोजिट है. सोशलिज़म कहता है दैट प्राइवेटाइजेशन जो भी प्रॉपर्टीज़ का होता है या कैपिटल का यानी कि पैसे का होता है वो लिमिटेड हाथों के अंदर या कुछ पर्टिकुलर लोगों के हाथों में नहीं होना चाहिए. अब हम सोसाइटी के चेंजेस को देखते हैं तो 18th सेंचुरी के अंदर यानी कि 1701 के बाद पूरे वर्ल्ड के अंदर कंट्रीज़ जो थे वो उस समय तक जो देश थे वो सब एक पर्टिकुलर सिस्टम में बटे हुए थे और वो एस्टेट्स के अकॉर्डिंग था, यानी कि अलग अलग खंडों में बटे हुए थे. और ये हमने चैप्टर फर्स्ट के अंदर भी पढ़ा है कि वहाँ पर भी सोसाइटी जो थी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे करके एस्टेट्स में बटी हुई थी, यानी कि लोगों के अलग अलग वर्ग बने हुए थे. और इसमें अरिस्टोक्रेसी जो थी यानी कि जो उच्च अधिकारी या पावरफुल लोग थे वो लोग पॉलिटिकल सिस्टम को, सोशल सिस्टम को और इकोनॉमिक सिस्टम को सबको अपने कंट्रोल में रखते थे. और इसके बाद धीरे धीरे करके जब फ्रेंच रेवोल्यूशन का असर पूरे वर्ल्ड के ऊपर पड़ना शुरू हो गया तो इसके बाद यूरोप और एशिया के अंदर चेंजेस आने शुरू हुए. और फिर हम देखते हैं कि भारत के अंदर भी इसका असर पड़ा था जब इंडियन स्कॉलर्स ने, राजा राम मोहन राय, हेनरी डोरोजियो के बारे में हमने पढ़ा था, उन लोगों ने इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज़ को ले करके उसे इंडिया के अंदर भी इम्प्लीमेंट किया. तो हम इस चैप्टर के अंदर यही चीज़ पढ़ेंगे कि कैसे सोशलिज़म जो था वो यूरोप के अंदर प्रिवेल किया. एक चीज़ यहाँ पर आपने देखनी है और वो ये कि सोशलिज़म जो है उसके इनिशिएशन को लेकर, उसकी शुरुआत को लेकर कुछ ग्रुप्स थे जिन्होंने कि मेन रोल प्ले करा. एक लिबरल ग्रुप था. लिबरल यानी कि उदारवादी लोग, यानी कि वो लोग जो कि सभी धर्मों को लेकर टॉलरेंट थे, यानी कि वो सभी धर्मों को मिलाकर लेकर चलने के फेवर में थे. डायनेस्टिक रूलिंग यानी कि पितृसत्तात्मक, मतलब कि राजा के बाद उसका बेटा उत्तराधिकार वाले शासन के फेवर में ये लोग नहीं थे. और इन्होंने ऑटोक्रेसी का भी विरोध करा. ऑटोक्रेसी यानी कि एक ऐसा शासन जिसके अंदर राजा बिना किसी कंट्रोल के यानी कि निरंकुश तरीके से अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करने की कोशिश करता है, और इसको ऑटोक्रेटिक मोनार्की भी कहा गया. मोनार्की यानी कि राजशाही, जिसमें कि राजा चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं. पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और जुडिशरी गवर्नमेंट, इस दोनों सिस्टम का लिबरल लोगों ने फेवर किया और उन्होंने कहा कि रूलिंग क्लास को कंट्रोल किया जाना चाहिए इसके द्वारा. इसके बाद एक दूसरा ग्रुप था जिसको रेडिकल कहा गया, और ये लोग जो थे ये लोग मेजॉरिटी गवर्नमेंट के फेवर में थे. ये कहते थे कि ऐसी सरकार बननी चाहिए जो कि उन लोगों की हो जो संख्या में ज़्यादा हो या जो किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम को फेवर करते हों. इन्होंने महिलाओं के वोटिंग राइट को फेवर किया, जबकि लिबरल्स इसके फेवर में नहीं थे. साथ साथ इन्होंने भी
पावर को लेकर के या बेनिफिट्स को किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को, केवल एक पर्टिकुलर सोसाइटी को, सेक्शन को, सोसाइटी के किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को दिए जाने का विरोध करा। साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि पावर का जो मनी का जो कंसंट्रेशन है वो केवल कुछ हाथों में नहीं होना चाहिए। एक तीसरा ग्रुप था और ये थे कंजर्वेटिव लोग। ये लिबरल यानी कि उदारवादी लोग, ये रेडिकल यानी कि सुधारवादी लोग, यानी कि वो लोग जो कि समाज में चेंजेस चाहते थे, और तीसरे कंजर्वेटिव यानी कि कट्टरवादी लोग, यानी कि वो लोग जो कि पुरानी रीति रिवाजों को फॉलो करना चाहते थे। और ये लोग ये मानते थे कि समाज के अंदर चेंजेस को उन्होंने स्वीकार तो करा, बट उन्होंने ये कहा कि ये चेंजेस स्लो होने चाहिए और हमें अपने पास्ट का रेस्पेक्ट करना चाहिए, हमें अपने अतीत को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा आसानी से, हमें अपने अतीत को सम्मान देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अब देखते हैं हम कि इन सब चीज़ों का असर सोसाइटी के ऊपर कैसे पड़ा। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि 17वीं सेंचुरी के बाद का जो दौर आया, स्पेशली 18वीं सेंचुरी में इंडस्ट्रियल सोसाइटी डेवलप होना शुरू हुई, यानी कि एक ऐसा समाज जिसके अंदर फैक्ट्रीज़ लगाई जा रही थी, मशीनें बनाई जा रही थी, क्योंकि डिमांड बढ़ने लगी थी चीज़ों की, और इसके लिए फैक्ट्रीज़ लगाई गई थी। जहाँ फैक्ट्रियाँ लगी वहाँ नए शहर बनने लगे, क्योंकि नए नए लोग काम के लिए उन फैक्ट्रियों में आने लगे। अब इसी के साथ साथ एक अगली रिक्वायरमेंट भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई, ये थी रेलवे नेटवर्क को लेकर के, हाईवे को लेकर के, और इसके अलावा एक ऐसा सिस्टम जो कि कैनाल सिस्टम हो, जिसके थ्रू वाटर सप्लाई वगैरह को बेटर किया जा सके, और सारे स्टेट्स, सारे अलग अलग क्षेत्र जो थे वो आपस में एक दूसरे से जुड़ गए। लोग माइग्रेट करने लगे, यानी कि वो फैक्ट्रीज़ में जाने लगे काम के लिए, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आकर के मिलने लगे एक दूसरे से, और इस तरीके से लोग जो थे वो इंडस्ट्रीज़ में बढ़ने लगे, इंडस्ट्रीज़ की संख्या बढ़ने लगी, और इंडस्ट्रीज़ की संख्या बढ़ने का रिज़ल्ट था कि लाखों लोग उसमें रोज़गार पाने लगे। अब इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का असर क्या पड़ा? माइग्रेशन जो था उसकी वजह से, यानी कि लोगों का नौकरी के लिए शहरों में आना, उसकी वजह से लोगों की परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोगों की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और इन प्रॉब्लम्स की वजह ये थी कि लोगों को घंटों घंटों काम करना पड़ता था, सैलरी उनकी बहुत कम होती थी, बेरोज़गारी अक्सर देखने मिलती थी, जो लोग काम की तलाश में आ गए उन्हें काम नहीं मिला। तो इस तरीके की चीज़ें लगातार लोगों के साथ रहती थी। और इसके बाद कुछ और एडिशनल प्रॉब्लम्स भी थी उनके साथ। वो ये थी कि वो शहरों में आ तो गए थे, लेकिन उनके पास रहने की जगह नहीं थी। शहर लगातार उनमें संख्या बढ़ रही थी, लोगों की सैनिटेशन की, यानी कि गंदगी की, साफ़ सफाई की प्रॉब्लम आ गई थी। और ये सब चीज़ों के बीच में गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों के ऊपर किसी भी तरह से कोई ध्यान नहीं दिया कि लोग किस तरीके से रहेंगे। धीरे धीरे करके लोगों ने अपने टेम्परेरी घर बनाने, यानी कि बस्तियां बनानी शुरू कर दी, और ये बस्तियां जो थी उनमें गंदगी और बुरी बदबू जो थी वो सब तरफ दिखाई देनी शुरू हो गई। आगे देखते हैं क्या हुआ इन सब चीज़ों का रिज़ल्ट, कि जो फैक्ट्री मालिक थे उन लोगों ने महिलाओं को और बच्चों को बहुत ज़्यादा रोज़गार में लगाना शुरू करा, ताकि वो उनसे घंटों तक काम करा सकें और उन्हें कम से कम सैलरी इन लोगों को देनी पड़े। लिबरल और रेडिकल दोनों ग्रुप के लोगों ने इन परिस्थितियों का विरोध करा, और इन लोगों ने चाहा कि परिस्थितियां सुधरनी चाहिए, और इसके लिए उन्होंने इस चीज़ को फेवर करा कि जो भी वर्कफोर्स है, यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं, वो पढ़े लिखे होने चाहिए और एजुकेटेड और हेल्दी भी होने चाहिए, फिज़िकली फिट भी होनी चाहिए, ताकि वो अच्छे तरीके से अपने कामकाज को अंजाम दे सकें। आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ फिर। कमिंग ऑफ सोशलिज़म इन यूरोप, इन सब चीज़ों के बीच में जो ऊपर चल रही थी, यूरोप के अंदर समाजवाद की शुरुआत हुई, यानी कि एक ऐसा अप्रोच या फिर ऐसा माइंडसेट जिसके अंदर की इक्वलिटी की बात की जाने लगी। तो सोशलिज़म की थ्योरी क्या थी उसको देखते हैं। यहाँ पर कुछ एसेंशियल पॉइंट थे जो कि सोशलिज़म से बिलोंग करते थे। पहली चीज़ कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर जो है वो समाज के अंदर व्यक्तियों पर होना चाहिए, ना कि कुछ लोगों के ऊपर। दूसरी बात, कैपिटलिज़म को ख़त्म किया जाए देश के अंदर से। कैपिटलिज़म को ख़त्म करना यानी कि संपत्ति जो है, प्रॉपर्टीज़ जो हैं, वो वर्किंग क्लास के हाथ में आनी चाहिए। तीसरी बात उन्होंने कही कि जो उन्होंने सोशलिज़म को लेकर जो कहा वो ये कि कंपटीशन जो है सोसाइटी के अंदर, कंपटीशन जो है, इकोनॉमिक कंपटीशन जो है वो ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये इकोनॉमिक कंपटीशन जो है वो
सोसाइटी को बहुत ज़्यादा गरीबों के एक्सप्लॉयटेशन की तरफ ले जा रहा है। इसकी जगह अमीर और गरीब के डिफरेंस को मिटाने की कोशिश की जानी चाहिए। और एक और बात यहाँ पर कही गई, और वो चीज़ थी कि जो भुखमरी की समस्या लोगों के सामने आ गई है, उसको दूर करने के लिए कैपिटलिस्ट लोगों को कुछ कोशिश करनी चाहिए। साथ साथ सोशलिज़म ने प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ का भी विरोध करा। उन्होंने कहा कि अमीर लोग बहुत बड़ी बड़ी संपत्ति, प्रॉपर्टीज़, फैक्ट्रीज़ अपने नाम पर करे बैठे हैं, इसको जो है नेशनलाइज किया जाए, इसको जनता के हाथों में सौंप दिया जाए। लेकिन अब क्वेश्चन ये था कि ये सब चीज़ें टैकल कैसे हों। तो इस काम को अंजाम देने की रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ संगठनों को सौंपी गई, कुछ लोगों को ने उठाई, और इन्हें कहा गया अर्ली सोशलिस्ट, यानी कि शुरुआती दौर में समाजवादी लोग कौन थे। इनमें रॉबर्ट ओवन का नाम सबसे पहले आता है। इन्होंने एक ग्रुप बनाया था न्यू हार्मोनी के नाम से, और इस न्यू हार्मोनी ग्रुप को बनाकर वो चाहते थे कि सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी को, यानी कि सोशलिस्टिक आइडियाज़ को प्रमोट किया जाए। लेकिन वो बेटर तरीके से इसको मैनेज नहीं कर पाए, और अच्छे तरीके से उसको ना चला पाने की वजह से फ्रांस के अंदर ये कामयाब नहीं हो सका। एक दूसरे व्यक्ति आए लुइस ब्लांक के नाम से, और उन्होंने भी कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहयोग समिति या सहकारी समिति, जिसमें मिल कर के काम किया जाता है। उन्होंने भी कोऑपरेटिव्स का फेवर करा, और वो भी चाहते थे कि जनता जो कामकाज करती है या मज़दूर जो फैक्ट्रीज़ में कामकाज करते हैं, उन्हें मिलकर के काम करना चाहिए, और प्रॉफिट जो हैं वो सबको बराबर बँटने चाहिए, किसी एक व्यक्ति की जेब में नहीं जाने चाहिए। इसके बाद एक और शख्स आए, इनका नाम था चार्ल्स फूरियर। ये भी एक फ्रेंच सोशलिस्ट थे, और उन्होंने भी कोऑपरेटिव मूवमेंट को सपोर्ट करा। इन्होंने भी कोऑपरेटिव मूवमेंट को लेकर के आगे बढ़ाने की, इसको फेवर करने की अपनी कोशिशें जारी रखी, और उन्होंने ये कहा कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि पूरे देश के अंदर एक समान हो, यानी कि हमारे को यूनिवर्सल सिस्टम की ज़रूरत है। जैसा यूनिवर्स के अंदर, यानी कि ब्रह्मांड के अंदर, धरती के ऊपर जो एक प्रॉपर मेथड है, उसके अकॉर्डिंग सारे प्लैनेट, सब चीज़ें एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हुए चलती हैं। पूरा सोलर सिस्टम इस तरीके से काम करता है, पूरा यूनिवर्स इसके अकॉर्डिंग काम करता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें भी अपनी चीज़ों को चलाना चाहिए, और उसमें और तभी हम देश के अंदर हैप्पीनेस ला सकते हैं, खुशहाली और प्रॉस्पेरिटी लेकर के आ सकते हैं। एक शख्स और इसमें आए, इनका नाम था कार्ल मार्क्स, और एक दूसरे व्यक्ति जिनका नाम था फ्रेडरिक एंगलिस। इन दोनों लोगों ने जो था इंडस्ट्रियल सोसाइटी को, स्पेशली उस सोसाइटी को जो कि कैपिटलिज्म का फेवर करती थी, उसका इन्होंने विरोध करा। और इन लोगों ने कहा कि वर्कर्स जो हैं वो मेहनत करते हैं अपनी फैक्ट्रियों के अंदर, और वो सारा ज़्यादा काम काज करते हैं, इसलिए जितना भी मुनाफा मिलना चाहिए उसकी हिस्सेदारी कैपिटलिस्ट लोगों के जेब में नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो वर्कर्स को मिलना चाहिए, क्योंकि मेहनत वर्कर्स ने करी है फैक्ट्री के अंदर। इसके बाद 1847 के अंदर कार्ल मार्क्स साहब ने एक अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया, जिसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहा गया। और इसके थ्रू उन्होंने कहा कि क्या क्या चीज़ें सोशलिज़म के द्वारा से समाज के अंदर की जानी चाहिए। पहली चीज़ उन्होंने कही कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को अबॉलिश कर दिया जाए, यानी कि उसका कंट्रोल जनता के हाथों में दे दिया जाए। ज़मीनों को, प्रॉपर्टीज़ को, सब चीज़ों को जनता के हाथों में दिया जाए, ना कि कुछ लोगों के हाथों में। दूसरा उन्होंने कहा इनहेरिटेंस का विरोध होना चाहिए, यानी कि वो चीज़ें जो कि पिता के बाद उनके पुत्रों को उनके वर्दी, उनके योग्य ना होने के बाद भी उन्हें दे दी जाती है, वो नहीं होनी चाहिए। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी एमिग्रेंट्स हैं, यानी कि जो बाहर से आकर देश के अंदर मजदूरी कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों से, क्षेत्रों से आए हुए हैं, उन सब लोगों को भी प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, देश की संपत्ति के अंदर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और इन्होंने कहा इसके अलावा कि जितना भी कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, या जो भी चीज़ें हैं, वो सब राज्यों के हाथों में होनी चाहिए, ना कि कुछ विशेष पावरफुल लोगों के हाथों। उन्होंने फैक्ट्रीज़ की बढ़ोतरी को लेकर, यानी कि फैक्ट्रीज़ की संख्या बढ़ाने को लेकर, और इसके साथ साथ प्रोडक्शन की जितने भी मेथड्स थे, उन सब के बारे में उन्होंने कहा कि ये राज्य के हाथ में होने चाहिए, यानी कि सरकार के हाथ में होने चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के। नेक्स्ट पॉइंट उनका था, और वो ये था लायबिलिटी डिसाइड हो, यानी कि जवाबदेही डिसाइड हो, यानी कि अगर कुछ गलत होता है या फिर कुछ अनफेयर होता है तो उसके ज़िम्मेदारी सबको बांटी जानी चाहिए, केवल मज़दूर उसको ना देखें। नेक्स्ट पॉइंट उनका था, और ये था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो पार्ट था, और वो था चाइल्ड लेबर को लेकर के,
कि छोटे बच्चे फैक्ट्री में काम ना करें, बल्कि इसकी जगह उन्हें पढ़ने के लिए स्कूलों में भेजा जाए। उनका ये मानना था कि अगर इस तरीके से चीज़ें की जाएंगी तो फिर हम समाज को एक अच्छे सोसाइटी में कन्वर्ट कर सकेंगे, और कैपिटलिज़म का जो है यानी कि पूंजीवाद का मतलब अमीर लोग जो सोसाइटी के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, उनका नियंत्रण इसके ऊपर से हट सकेगा। विल स्टॉप टुडे हेयर ओनली। दिस वीडियो इज़ प्रिपेयर्ड फॉर दोज स्टूडेंट्स दोज हु couldn't understand the chapter during the class, or those who didn't join. I just personally appeal to you all, those who are not attending the class regularly, just join the class, because there are lots of things for you, not only to be educated but also to get knowledge. I hope you got all this. Thank you. Have a good time.